है। ठीक है, अब आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है nature and place of supply is the new chapter that we are starting with. Okay, under this chapter we will learn how to find out place of supply or how to identify or out the place of supply. Why we want to learn this chapter? Because we want to identify that अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, काफी बारी ऐसा होता है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं। अब लोकल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पर तो कोई खास इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायर भी महाराष्ट्र का है और सेलर भी महाराष्ट्र का ही है तो उन केसेस में ज्यादा कोई इशू नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही होने वाला है। बट इन केसेस वेयर इंटर स्टेट सप्लाई होता है, जब बायर अलग के स्टेट में है, सेलर अलग स्टेट में है, तो हम लोग को देखना है कि गुड्स कहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं। एज वी ऑल नो, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब जीएसटी हमने जस्ट स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने बताया हुआ है कि जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, यानी कि कहाँ पर इसका टैक्सेबिलिटी ट्रिगर होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द फाइनल डेस्टिनेशन के कहाँ पर एक गुड्स डिलीवर हुए हैं। तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर भी ये देखना है कि गुड्स डिलीवर कहाँ पे हुए हैं या फिर गुड्स कंज्यूम कहाँ पे हुए, बिकॉज इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स एज वेल। तो हम लोग को देखना है, हम लोगों को सप्लायर का लोकेशन नहीं देखना है, सप्लायर के लोकेशन को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम लोग रेसिपिएंट के लोकेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं टू फाइंड आउट प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि व्हाई वी वांट टू फाइंड आउट प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इसका रीजन क्या है या इसका पर्पस क्या है। तो ऐसा होता है कि रीजन ये है, वन ऑफ द रीजन ये है कि हम लोग को ये पता करना है कि अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अब ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? रीजन क्या है, फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो फाइनल डेस्टिनेशन है, दो चीजें, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो एक टैक्सेबल टेरिटरी हो या फिर वो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया के अंदर हम लोग अगर कर रहे हैं तो इंडिया में, पूरे इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल है। और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउटसाइड इंडिया, जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं या गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो वो एक टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होगा। बट अगर आप नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के बाहर या फिर इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे नोटिफाइड एरियाज है जिनको हम लोग नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं, तो अगर आपने वहां पर सप्लाई किया हुआ है गुड्स, तो फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जो है वो नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होंगे, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो एक पर्पस तो ये है प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड करने का, कि हमको पता चल सके कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने किसी को गुड्स सेल किया है एंड इफ इट इज एन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, तो एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हुए हम लोग गुड्स को इंडिया के बाहर भेजते हैं और इंडिया के बाहर तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। इट हैपेंस टू बी अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड हेंस इट इज अ नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन और एन एग्जेम्प्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंपोर्ट करते हैं, लोकल ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर आप इंपोर्ट करते हैं, तो भले गुड्स बाहर से आ रहा है बट आ कहाँ पे रहा है, इंडिया में आ रहा है। हम लोग तो डेस्टिनेशन वाले लोकेशन पे फोकस करते हैं, रेसिपिएंट के लोकेशन पे फोकस करते हैं। तो रेसिपिएंट यानी कि जो सर्विस कंज्यूमर है या गुड्स को कंज्यूम करने वाला जो रेसिपिएंट है, वो तो इंडिया में है और इंडिया इज अ टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया में तो जीएसटी एप्लीकेबल है एंड हेंस इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी लगता है। ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने पहले के लेक्चर्स में, सो भूलने वाली चीजें नहीं है। वी शुड बी रिमेम्बरिंग दिस एंड वी शुड बी नोइंग दिस दैट एक्सपोर्ट्स आर exempt, रीजन being we are exporting goods or services to a place which is not a taxable territory and hence they are exempt, whereas in case of imports we import goods from outside the country to India, and India being a taxable territory, such transactions are not exempt from जीएसटी। ठीक है, तो पहला पर्पस तो ये है कि हमको पता करना है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है या नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन है। दूसरा पर्पस, दूसरा पर्पस ये है, जैसे कि हम लोग को पता है
कि इंडिया में कैसा है, स्टेट वाइज गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो अगर एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग जब लोकल ट्रांजैक्शन करते हैं, अरे क्या हो गया, जब हम लोग लोकल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें बिल के अंदर क्या क्या अप्लाई होता है, टैक्स, सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। दिस तो वी ऑल शुड बी नोइंग बाय नाउ दैट व्हेन वी आर इनटू a local transaction that is within the same state, intra-state, then in that case we levy CGST and SGST। CGST जो है ये वाला जो रेवेन्यू है, ये 50% होता है और SGST भी 15% होता है, राइट। तो मतलब अगर 18% जीएसटी वाला आइटम है तो 9% सीजीएसटी लगता है, 9% एसजीएसटी लगता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, सीजीएसटी जो लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है और एसजीएसटी जो लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू चाहिए होता है, तो इस तरीके से रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब जब आप लोकल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में बायर है और महाराष्ट्र में ही सेलर है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया, बाकी का 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र को चला गया। अब मान लो अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि गुड्स जो है वो महाराष्ट्र से जा रहा है दिल्ली, ठीक है। तो अब दो अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व हो गए और इस वाले ट्रांजैक्शन में तो लगने वाला है आईजीएसटी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई कौन से स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि दो स्टेट की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और वो भी एक नहीं दो स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट भी है और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो भाई कौन से वाले स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, तो क्योंकि जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सी स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। तो गुड्स तो महाराष्ट्र से सप्लाई हो रहा है, बट सप्लाई हुआ कहाँ पे, दिल्ली में सप्लाई हुआ, तो ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और इस वाले जगह के गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा, जीएसटी का रेवेन्यू मिलेगा उसको, और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का रेवेन्यू मिलेगा। तो ये भी एक रीजन है व्हाई वी वांट टू आइडेंटिफाई प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज वंस वी आइडेंटिफाइड प्लेस ऑफ सप्लाई we are able to find out whether a particular transaction is taxable or an exempt transaction, and secondly we are also able to identify that which government will receive the revenue from the GST on such transactions. Okay, so I hope things are clear and we all now know why we want to find out place of supply, so that we can avoid the confusion as such which state government will receive the revenue and whether a particular transaction is taxable or exempt। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर के प्रोविजंस को भी देख लेते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, you can stop me here and ask me if you are not able to understand whatever I have just explained। ओके, तो आई स्टार्टेड विद शॉर्ट समरी। क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने क्या डायरेक्टली एक समरी बना के समरी ही यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है, जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। एंड एज वी ऑल नो, प्रोविजन समझ के चीजें पार्टली समझ में आती है, पार्टली नहीं समझ में आती है, आई अंडरस्टैंड, बट द मोमेंट वी आर डन विद द प्रोविजन वी ऑलवेज गो विद द इलस्ट्रेशन। ठीक है, उन प्रोविजन के बेसिस पे जब हम लोग इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे तो चीजें चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होती तो आप मुझको कभी भी पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट मोर इजीली। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक समरी टेबल बनाया है, मैं पहले समझा देता हूँ टेबल में क्या क्या चीजें हैं, क्यों बनाया है, क्या समझना है, कैसे समझना है। सो लेट अस सी, तीन टेबल है, नेचर, चार चार कॉलम्स है, सेक्शन नेचर ऑफ सप्लाई, पार्टीज, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहला वाला है नेचर ऑफ सप्लाई है मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय, तो मतलब ये वो वाली चीज है जहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, सप्लाई वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो उस केस में देख कौन कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे, मान लो सप्लायर इन्वॉल्व है, रेसिपिएंट इन्वॉल्व है, एनी अदर पर्सन भी इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएट वगैरह भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द गुड्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। ठीक है, मतलब उन केसेस में जहां पे देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, जैसा ही गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो जाता है तो उस टाइम पर जो गुड्स का लोकेशन है उसको हम लोग बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, वहां पर जीएसटी का ट्रिगर होगा, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा।
सेकेंड वाला नेचर ऑफ सप्लाई है बिल्ड टू शिप टू सेल, यानी कि सेल इन ट्रांजिट। ये इसमें क्या होता है, कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, सप्लायर इन्वॉल्व है, रेसिपिएंट जिसको ये गुड्स शिप करना है, और थर्ड पर्सन जिसको बिल रेज हो रहा है। मतलब क्या होता है, बिल किसी और को रेज हो रहा है और गुड्स किसी और को शिप हो रहा है, ठीक है। तो तीन लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर करेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन बिल टू, यानी कि जिस भी बंदे को आपने बिल रेज किया है ना, उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उसको हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो है नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि ट्रांजैक्शंस वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो उस केस में क्या है, पार्टीज में सप्लायर और रेसिपिएंट होंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ रेसिपिएंट, डिलीवरी टू रेसिपिएंट, मतलब रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवरी करते टाइम पर जो गुड्स का लोकेशन होगा, उस लोकेशन को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। अगला जो टाइप है वो है गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। काफी बार ऐसा भी होता है कि गुड्स को हम लोग पार्ट में लेके आते हैं और माने साइट पे जाके उसको असेंबल या फिर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही वो यूजेबल होता है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन, जिस जगह पर उन गुड्स को असेंबल करके इंस्टॉल करा गया है उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन, सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ सिचुएशन है गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। मतलब काफी बारी गुड्स को हम लोग इस तरीके से भी सप्लाई करते हैं, वेसल के थ्रू या एयरक्राफ्ट के थ्रू या ट्रेन या मोटर व्हीकल के थ्रू। तो उन केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेयंस। मतलब जिस वेसल में अगर मेरे को सप्लाई करना है, तो जहां पर मैंने गुड्स को वेसल पे चढ़ाया, यानी कि ऑन बोर्ड गुड्स को लेके गए, उस प्लेस को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें जो मैंने डिस्कस करी अभी जस्ट प्रोविजन में, आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं समझ आएंगी, तो इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, नो नीड टू वरी अबाउट इट। जैसे ही हम इसके ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन लेंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब मैं आई एम, एज आई टोल्ड यू, आई एम रेडी विद द इलस्ट्रेशन एज वेल। तो मैंने यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन भी लिए हुए हैं, और पहला वाला जो इलस्ट्रेशन लिया है वो मैंने लिया है गुड्स सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे कि प्रोविजन में सबसे पहले प्रोविजन यही था, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले वही ले लिया है, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स वाले कुछ मैंने छोटे छोटे इलस्ट्रेशन लिए हैं, जहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने की कोशिश, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो पहला इलस्ट्रेशन है उसको अगर देखेंगे तो उसमें है, यहाँ पे इतने कॉलम्स है, पर्टिकुलर सप्लायर्स, फैक्ट्री फ्रॉम वेयर गुड्स आर रिमूव्ड, टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, टैक्स पेबल, यानी कि भाई टैक्स कौन सा टाइप का टैक्स इसमें पेबल है, सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल है कि आईजीएसटी पेबल है, टाइप ऑफ टैक्स पेबल है बेसिकली है, ठीक है। तो पहला केस, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय सप्लायर, गुड्स डिस्पैच्ड बाय सप्लायर, ठीक है, सप्लायर ने गुड्स को डिस्पैच किया है। कहाँ से गुड्स रिमूव हुआ है, गुड्स रिमूव हुआ है फैक्ट्री जो है सप्लायर की वो उड़ीसा है, उड़ीसा से गुड्स रिमूव हुआ है। मूवमेंट जो है गुड्स का टर्मिनेट हुआ है असम में। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कैन एनीबडी आंसर दिस क्वेश्चन? Come on, try giving answer. What could be the place of supply in case of goods involving movement of goods, and goods have been taken out from Orissa and the in movement has been terminated at Assam. तो कौन सा place of supply होगा? Okay, all those who have given answer have given correct answers. Very good. What about others? Not able to understand, not able to identify?
ओके फाइन, सो द आंसर इज असम। सब लोगों ने सही आंसर दिया, अल्विना, राहुल, मेमोना, मिथिलेश, ऑल ऑफ देम हैव गिवन करेक्ट आंसर। ओके, जैसे कि प्रोविजन में हमने देखा था कि व्हेन गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड, तो जो टर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट जहां पर होता है उस प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन आसाम में हुआ है, इसी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आसाम रहेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट टाइप ऑफ टैक्स, कौन सा वाला टाइप ऑफ टैक्स लगेगा यहाँ पे, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा? दिस इज, अब इस वाले केस में क्या है, इट इज क्लियरली विजिबल कि जो सीजीएसटी एसजीएसटी बोल रहे हैं मिथिलेश जी, ऐसा नहीं है। सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे लग सकता है, ये दो अलग अलग स्टेट्स में आती है जगह, उड़ीसा एंड आसाम। तो जब गुड्स निकला, सप्लाई हुआ है उड़ीसा से और प्लेस ऑफ सप्लाई आसाम है, तो मतलब इट बिकम्स एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, एंड इन दैट केस आईजीएसटी शुड बी एप्लीकेबल, नॉट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो यस, बाकियों ने सही आंसर दिया है, यहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर बताओ, दूसरे वाले के केस में क्या होने वाला है? इस वाले केस में जहां पर गुड्स जो है सप्लायर का उड़ीसा से गुड्स निकला है, रिमूव हुआ है और टर्मिनेट हुआ है उड़ीसा में ही, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? करेक्ट। करेक्ट आंसर गिवन बाय ऑल दोज हु गिवन आंसर। उड़ीसा प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। व्हाट अबाउट टाइप ऑफ टैक्स, कौन सा टाइप ऑफ टैक्स आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा आएगा क्योंकि टर्मिनेशन उड़ीसा में हुआ था गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट से। और व्हाट अबाउट टाइप ऑफ टैक्स, कौन सा टाइप ऑफ टैक्स आएगा, आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा? एकदम इजी है, जिन्होंने भी आंसर दिया सही आंसर दिया है। क्लियरली विजिबल, उड़ीसा से गुड्स निकला है, उड़ीसा ही सप्लायर है, तो दोनों सेम ही स्टेट है। इट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन एंड हेंस यहाँ पे क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का एग्जांपल हो गया। बराबर है, सही आंसर दिया है। कुछ और एग्जांपल्स भी है यहाँ पर। सप्लायर का फैक्ट्री जो है जहाँ से गुड्स रिमूव है वो केरला में है, और गुड्स का मूवमेंट जो टर्मिनेट हुआ है गोवा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट विल बी गोवा। व्हाट अबाउट टाइप ऑफ टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स क्या होगा? टाइप ऑफ टैक्स विल बी, यस करेक्ट आंसर, सही आंसर दिया है, जिन जिन्होंने भी आंसर दिया है। इट इज दो अलग अलग स्टेट्स है, केरला एंड गोवा। ओके, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन एंड हेंस आईजीएसटी शैल बी एप्लीकेबल ऑन इट। व्हाट अबाउट द लास्ट सिचुएशन, गुड्स रिमूव हुए केरला से और मूवमेंट भी टर्मिनेट केरला में ही हुआ है, वेरी इजी इट इज। सेम ही जगह सेम ही स्टेट में सारे इवेंट हुए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी केरला ही आएगा। एंड क्योंकि इट इज विद इन द सेम स्टेट, सो इट मीन्स इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, जहां पर टाइप ऑफ टैक्स जो है वो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ छोटे मोटे सिचुएशंस जहां पर गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट थे, और हम लोग को फोकस करना होता है ऑन प्लेस वेयर मूवमेंट हैज टर्मिनेटेड। ठीक है, कुछ और इलस्ट्रेशन भी है यहाँ पर। सप्लाई इन्वॉल्विंग असेंबली एंड इंस्टॉलेशन, तो इस वाले केस में देखते हैं क्या है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मतलब ये वाले केस में क्या है, गुड्स को असेंबली और इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। तो पहला वाला जो इलस्ट्रेशन है, इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिज, ऑफ वे ब्रिज की सर्विस दी है। लोकेशन ऑफ सप्लाई है भोपाल, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ रेसिपिएंट भी है भोपाल, इंस्टॉलेशन और असेंबली हुआ है भोपाल में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा आएगा और टाइप ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? करेक्ट, correct answers given. What about others?
करेक्ट है, क्योंकि ये हियर गुड्स रिक्वायर असेंबली एंड इंस्टॉलेशन, तो जो जहाँ पर असेंबली एंड इंस्टॉलेशन हुआ होता है उसी को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करते हैं। और इस वाले केस में भोपाल में असेंबली एंड इंस्टॉलेशन हुआ है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई उसी को कहेंगे। टाइप ऑफ टैक्स की बात करें तो सप्लायर का जो लोकेशन है वो है दिल्ली है, और रेसिपिएंट का जो जहाँ पर इंस्टा वो भोपाल है, तो दो अलग अलग स्टेट्स है, सो इट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन एंड हेंस IGST इज एप्लीकेबल ऑन इट। ठीक है, सेकेंड वाले सिचुएशन पे आ जाते हैं। सेकेंड वाले सिचुएशन, सर्विसेज सप्लाइड एंड इंस्टॉल्ड एट एन ऑफिस। देखिए ऑफिस में सर्विस सप्लाई इंस्टॉल की है। लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो कर्नाटका है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ रेसिपिएंट जो है वो गोवा है, बट गुड्स जहाँ पर इंस्टॉल करे हैं सप्लाई असेंबली करके वो कर्नाटका है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा यहाँ पर, और टाइप ऑफ टैक्स क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर भी असेंबली कर्नाटका में हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है जहाँ पर असेंबली इंस्टॉलेशन हुआ है उसी वही होगा, तो कर्नाटका इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। जिन्होंने भी आंसर दिया है सही आंसर दिया है। एंड टाइप ऑफ टैक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं सप्लायर का लोकेशन ऑन प्लेस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम ही स्टेट है, सो इट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन एंड हेंस CGST एंड SGST विल बी चार्ज ऑन दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, लास्ट सिचुएशन, सप्लाई ऑफ वर्क स्टेशंस। ठीक है, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है गुजरात है, ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस है रेसिडेंट का गुजरात में ही, बट इंस्टॉलेशन असेंबली जो है वो कहाँ पर हुआ है, केरला में हुआ है। तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा और टाइप ऑफ टैक्स क्या होगा? ओके, पहले से ही लोगों ने आंसर दे रखे हैं और सही आंसर दिए जिन्होंने भी आंसर दिया है। इट इज कर्नाटका, एंड द टाइप ऑफ टैक्स बिकॉज दे आर टू डिफरेंट स्टेट, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया ये, तो इसलिए इसके ऊपर लगेगा IGST। ठीक है, केरला है, सॉरी मैंने कर्नाटका लिख दिया, इट इज केरला एंड इट इज IGST। फाइन, तो ये था एक छोटा सा इलस्ट्रेशन समझने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर गुड्स इन्वॉल्व असेंबली और इंस्टॉलेशन एट साइट। तो इसके इन केसेस में, ऐसे केसेस में हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना होता है लोकेशन जहां पर गुड्स को हम लोग इंस्टॉल या असेंबल करते हैं, और उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अम, इसके बाद हम लोग अगर कुछ और इलस्ट्रेशन भी वो भी डिस्कस कर। Um, so I was talking about this illustration where place of supply, where we will be deciding place of supply in case of imports or exports. So in the very first case, so location of supplier is Thailand. Location of goods before the supply, they were in Thailand only. Goods are supplied to Assam, that is India. Location of recipient is also Assam. So what would be the place of supply in the first case? First of all, it is the case of import transaction. Goods are coming from outside India, but they're coming to India. So the place of supply is the place where the goods have been supplied, and that is Assam. And if you talk about the taxability, we will also talk about taxability, whether it is taxable or exempt. And in that case, it is a taxable transaction. Why it is a taxable transaction? Because Assam is a taxable territory and hence GST is applicable on such transactions. Okay. Coming to the second case where the location of supplier is China, location of goods before supply also China, goods supplied to Kashmir, location of recipient Haryana. Now here, what would be the place of supply? Come on, answer me. What would be the place of supply? चाइना से गुड्स आ रहा है,
Okay, correct answer. You don't have to focus on the location of recipient. You have to focus on the goods where the location where the goods are supplied, which is Kashmir, and hence Kashmir is the place of supply. What about taxability? Whether it is taxable or not? Then yes, it is taxable because Kashmir is part of India and it falls under taxable territory where GST is applicable, and hence it is taxable. Coming to the third case, location of supplier Sri Lanka, location of goods before supply also Sri Lanka, goods supplied to Kerala, location of recipient also Kerala. So in this case, the place of supply would be what? It would be Kerala. Okay. And what about taxability? Yes, it is a taxable transaction because again it is in a case of import transaction wherein goods are being brought from outside country to our country in the state of Kerala, which is a taxable territory. Fourth case, location of supplier Karnataka. Okay. Location of goods before supply Iran. Goods supplied to Dubai. Location of recipient Karnataka. Now, I want you all to try out what would be the place of supply under this case and whether it is a taxable transaction or not. Okay, so answer given is correct. The place of supply would be actually Dubai. Okay, and Dubai being a place outside India, it is not a taxable territory and hence it is a non-taxable transaction. However, अगर मैं और प्रिसाइसली बोलने जाऊँ तो यहाँ पर इसको हम लोग एक इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि गुड्स जो है वो इंडिया के बाहर ही थे और सप्लाई भी इंडिया के बाहर ही हो गए और इसलिए एक इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन भी नहीं है और ये एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन भी नहीं है। जीएसटी भी इस पे नहीं लगेगा क्योंकि दुबई पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है इंडिया का। ठीक है, आई हैव गॉट फ्यू मोर केसेस ओवर हियर। अब इस वाले केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो आसाम है, लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई वो भी आसाम है, गुड्स सप्लाई टू थाईलैंड है, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट आसाम है। तो बताओ यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा और इसका टैक्सेबिलिटी के बारे में भी बताओ, व्हाट इज इट टैक्सेबल और नॉट। Okay, answers given are absolutely correct. Very good. Place of supply is the goods supplied to Thailand, so the place of supply will be Thailand. Okay, and if you talk about taxability, Thailand falls under non-taxable territory, and hence it is not taxable. Talking about the second case, location of supplier Tamil Nadu, location of goods before supply कश्मीर में से goods सप्लाई किया है चाइना को, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो है वो टेक्सास है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा यहाँ पर? It will be China and it will be again not taxable. Third case, श्रीलंका है, लोकेशन ऑफ सप्लायर गुड्स जो है वो बिफोर सप्लाई केरला में थे, सप्लाई किया है उनको श्रीलंका में,
रेसिपिएंट का लोकेशन भी श्रीलंका ही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगेन इट वुड बी श्रीलंका ओनली, एंड इट वोंट बी टैक्सेबल बिकॉज श्रीलंका में हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ वाले केस का बताओ मुझे। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई दुबई, गुड्स सप्लाइड टू ईरान, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ईरान। तो क्या ये एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है या एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है, क्या है? टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, चाइना में है तो टैक्सेबल। आप समनिस्ट। ओके, अलविना, चाइना में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। चाइना में, चाइना इज नॉट फॉलिंग अंडर टैक्सेबल टेरिटरी। जीएसटी सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है, और इसलिए चाइना में अगर हमने भेजा है गुड्स तो वो एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ, अलविना। वेरी गुड। Yes, answers given by others about fourth case is correct. प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर देखने जाए तो ईरान आएगा, एंड इट इज एक्चुअली नॉट एक्सपोर्ट ऑल्सो एंड इट इज नॉट इम्पोर्ट ऑल्सो, एंड टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा बिकॉज अगेन ईरान इज नॉट अंडर टैक्सेबल टेरिटरी, so it is not taxable as such. Okay, so these are some of the small cases, छोटे छोटे illustration जब बस समझाने के लिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होता है, टैक्सेबिलिटी है नहीं है। कमिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया। अब क्या है, हम लोगों को डिस्कस करना है, समझना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब अगर सर्विसेज की बात करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे समझेंगे हम लोग को, ठीक है, इंडिया में। तो अब एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे अंडर समझना ये है इस चार्ट में कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कैसे डिसाइड होगा। लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया, ठीक है। हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स तो देखा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज देख रहे हैं, जहां पर वी हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो सर्विस रिसीव करता है उसका लोकेशन कैसे हम लोग को डिराइव करना है, कैसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू सी सप्लाई कहां पर रिसीव हुआ है। सप्लाई रिसीव्ड एट, if it is received at the principal place of business for which registration is obtained, then in that case location of such place of business will be considered as place of supply. Okay, means जिसने, the person who has received the service, if that person is a registered dealer, means he has got a GST number, okay, then in that case whatever address detail he has given while obtaining the registered while obtaining the registration number, that location will be considered as place of supply. Okay, if the supply is received at fixed establishment elsewhere, okay, if the, for example, the person is not a registered dealer but he has got a fixed establishment, and if such services are received by such person at such fixed establishment elsewhere, then location of such fixed establishment can be considered as the location of recipient of service. Third case, if there are more than one establishment, whether place of business, if there is not just one place of establishment and there are more than one place of establishment, where place of business or fixed establishment, location of establishment most directly concerned with the recipient of supply. Like for example, I've got more than one fixed establishment at various different places, then in that case which place of establishment should be considered as location of recipient? We have to see the service, what kind of service we have received, and it is directly concerned to which establishment, and accordingly we will have to decide that what or which establishment will be considered as the location of recipient. Okay, so there are three situations, and one more situation is in absence of such places. If we do not have any such information as to where the supply have been received, then in case usual place of residence of the recipient, like for example, if we do not have the information that where the supply has been received, or if the supply, or if the recipient does not have a registered place of business, or if the recipient does not have a fixed establishment,
then in that case the residential address of the recipient will be considered as the place of supply. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, वह मान लो मिस्टर ए जो है वो सेलर है एंड मिस्टर बी जो है वो बायर है, ठीक है। अब हो सकता है कि मिस्टर बी ने जीएसटी नंबर लिया हो, तो उस केस में अगर उन्होंने जीएसटी नंबर लेते हो जो भी प्लेस को रजिस्टर्ड प्लेस बताया है, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बताया है, उसको कंसिडर कर लेंगे एज प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर समझो उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो फिर उस केस में उनका जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कुछ तो होगा, शॉप, गोडाउन, कुछ भी होगा, उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे एज प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ लो तीनों में से अगर उसका एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक से ज्यादा दुकानें हैं, तो देखना है उसमें से कौन सी शॉप पर उसने सर्विस ली है, उस शॉप को हम लोग कंसिडर कर लेंगे एज प्लेस ऑफ बिजनेस। मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट है अगर तो, एंड अगर इसमें से कोई भी केस नहीं है, लाइक वो रजिस्टर्ड डीलर भी नहीं है, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, तो उस केस में उसका जो भी रेसिडेंस का एड्रेस है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम लोग बात कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट में, तो हमको देखना है अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो जीएसटी नंबर लेते हो जो एड्रेस उसने दिया है उसको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कंसिडर कर लेंगे। अगर वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो जो भी जगह से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं उस जगह को लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कंसिडर कर लेंगे। अगर एक से ज्यादा ऐसी प्लेसेस है तो जो प्लेस पे उसने सर्विस लिया है उस प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कंसिडर कर लेंगे। एंड अगर वो उनका कोई रजिस्ट्रेशन, उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, ना ही उनका कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है, तो उनका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसको ही लोकेशन ऑफ सप्लायर कंसिडर कर लेंगे। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब भी हम लोग सर्विस लेते हैं तो जो रेसिपिएंट होता है उसका जो लोकेशन होता है उसको ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, and this is the reason why it is important for us to identify location of recipient of service, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैंने सर्विसेज लिखे, when location of recipient is treated as the place of supply, यानी कि कुछ ऐसी प्लेसेस है जहां पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रीट करते हैं। फर्स्ट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, यानी कि जहां पर अगर रेसिपिएंट जो है वो एक रजिस्टर्ड डीलर है तो वो ये इनमें से कोई भी सर्विसेज लेगा तो उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। लाइक ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस लेता है अगर वो लेता है ऑर्गेनाइजिंग इवेंट एंसिलरी सर्विसेज एंड असाइनिंग स्पॉन्सरशिप, transportation of goods including mail or courier, passenger transportation services, insurance services, other services to registered recipient. सेकेंड केस में एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ रेसिपिएंट। अब कुछ ऐसे सर्विसेज भी है जहां पर अगर मान लो जो सर्विस रेसिपिएंट है वो एक रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, तो उन केसेस में जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर के पास जो रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन हो गया, तो हम लोग मोबाइल पोस्टपेड यानी बिलिंग वाला अगर हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो हम लोग जब भी हमारा बिल पे करते हैं तो मतलब हमने सेल्युलर सर्विस ली है फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, तो उस केस में उसके पास जो भी हमारा एड्रेस का रिकॉर्ड अवेलेबल है उस एड्रेस को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, तो जब अगर हमने ऐसी भी कोई सर्विस ली है
तो उन सर्विस प्रोवाइडर के पास उनके रिकॉर्ड में हमारा जो भी एड्रेस है उसको कंसिडर किया जाएगा एज प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस सर्विसेज, यानी कि अगर हम कोई इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हैं तो उस केस में इंश्योरेंस सर्विस के प्रोवाइडर जो होते हैं, कंपनीज जो, उसके रिकॉर्ड में हमारा जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा। अदर सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, कोई भी और तरीके का सर्विस अगर हम लोग किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को देते हैं, यानी कि जिन्होंने सर्विस रिसीव की है उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, तो उस केस में सर्विस प्रोवाइडर के रिकॉर्ड में जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट समरी में बताऊं प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो जो सर्विस रेसिपिएंट होता है अगर वो रजिस्टर्ड डीलर होता है तो उसका जो एड्रेस रजिस्टर्ड होता है जीएसटी नंबर लेने के टाइम पे उस एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाता है। इन केस ऑफ सर्विस रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर के बुक्स में जो उसका एड्रेस रिकॉर्ड है उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाता है। अगर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड तो है नहीं, प्लस सर्विस प्रोवाइडर के पास उसका कोई एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है उसके रिकॉर्ड में, तो फिर अल्टीमेटली जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो लोकेशन है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाता है इन एब्सेंस ऑफ अबाउट टू सिचुएशंस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आगे जितने भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे इसको कंसिडर करके ही सॉल्व करने वाले हैं। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक चार्ट देखा जिसके थ्रू हमने लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आइडेंटिफाई करने की ट्राई करी थी, वैसे ही इस वाले चार्ट के थ्रू हम लोग लोकेशन ऑफ सप्लायर आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे कि सप्लायर का लोकेशन कैसे पता किया जाए। तो सेम ही तरीके से इसको भी करना है। देखना है सप्लाई मेड फ्रॉम वेयर, if it is made from place of business which is for which registration is obtained, then such location of such place of business will be considered as location of supply. If it is made from any other fixed establishment elsewhere, then location of such fixed establishment will be considered as place of location of supplier. If there are more than one establishment, whether place of business or fixed establishment, then in that case location of establishment most directly concerned with the provision of supply will be considered as the location of the supplier. And in absence of such places, if you do not have any such information, then in case of usual place of residence of supplier will be considered as the place of location of supplier. शॉर्ट में मैंने यहाँ पे चार्ट बना के भी बना दिया है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उसका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसको लोकेशन ऑफ सप्लायर कंसिडर करेंगे। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है बट उसका कोई तो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होगा तो जो भी जगह पे उसका फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है उसको लोकेशन ऑफ सप्लायर कंसिडर किया जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये अवेलेबल है, तो फिर उसका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है उसको लोकेशन ऑफ सप्लायर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग नहीं समझ में आ रहा है तो यू ऑल कैन लेट मी नो, यू कैन आस्क मी इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड टिल नाउ। Okay. Now, here I have here in this table, couple of services have been mentioned when location of supplier or service is treated as place of supply. ठीक है, ऐसे भी केसेस होते हैं, सिचुएशन होते हैं जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाता है। तो वो कौन से केसेस है? लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इफ लोकेशन और एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल। प्रिंसिपली होता क्या है, जब रेसिपिएंट का एड्रेस डिटेल अवेलेबल नहीं होता है तो उस केस में सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन को सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया है ना। तीन चीज है, आपको पहले तो देखना है कि भाई रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड अगर है तो उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लो। इनकेस अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जो भी कोई एड्रेस
सर्विस प्रोवाइडर के पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है उस एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लो। और अगर सर्विस प्रोवाइडर के पास एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा, वही इस प्रोविजन में लिखा हुआ है। ठीक है। टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट रूल फॉर सर्विस अदर देन 12 स्पेसिफाइड सर्विसेज, मतलब डिफॉल्ट रूल क्या है? तो डिफॉल्ट रूल भी वही है, वापस से जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, जो पहले ही बोल चुका हूँ। अगर आपने B2B सर्विस दी है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर भी एक रजिस्टर्ड डीलर है और सर्विस रेसिपिएंट भी एक रजिस्टर्ड डीलर है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सच रेसिपिएंट, क्योंकि उसने उसका एड्रेस डिटेल तो उसने प्रोवाइड किया ही होगा वाइल टेकिंग जीएसटी नंबर, तो जो भी एड्रेस उसका रजिस्टर्ड है उस एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपने B2C सर्विस दी है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो रजिस्टर्ड डीलर है, लेकिन जो सर्विस रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, तो उस केस में देखना है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट सॉरी, यानी कि अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने अगर उसके एड्रेस डिटेल मेरे पास ले रखे हैं, मेरे रिकॉर्ड में उसके एड्रेस के डिटेल अवेलेबल है, तो उस एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा। बट अगर मैंने उसके पास से कोई एड्रेस का डिटेल नहीं लिया है, तो उस केस में मेरा ही एड्रेस यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ही कंसिडर कर लिया जाएगा एज प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अगर सामने वाला का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर हमारे एड्रेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके। सो अभी हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, जो भी प्रोविजन हमने डिस्कस किया उसको समझने के लिए, तो इलस्ट्रेशन से हम लोग को और क्लियरली चीजें समझ में आ जाएंगी। अब पहला वाला इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर Mr. A, a chartered accountant registered in Mumbai, makes a supply of service to his client Mr. B of Bangalore, Karnataka, registered in Karnataka। तो ये पहला वाला जो इलस्ट्रेशन है, इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? Yes, correct answers. Now, in this case, the service provider, Mr. A is the service provider, okay, and he is from Mumbai. And our focus is always on the location of the service recipient as far as place of supply is concerned.
So service recipient is Mr. B and he is from Bangalore, Karnataka. And it is clearly mentioned that registered in Karnataka. That means he is a registered dealer. So this is the case of B2B services. So in case of B2B services, location of such registered recipient will be considered as place of supply, that is Karnataka. Okay. Second case, Mr. A, a chartered accountant registered in Mumbai, makes a supply of service to his client Mr. U of Udupi, Karnataka, not registered. Now under this case, what would be the place of supply? In this case, Mr. It is now the case of B2C transaction, okay, because they have said that Udupi not registered, so the service recipient is not a registered dealer. However, Mr. A is a registered dealer, so it is a case of B2C transaction, and under this case, in this case, what we have to see is whether the address of the recipient is available on records with A or not. If Mr. A has got the address details of Mr. U, who is the recipient, then in that case, a place of supply would be such available address of Mr. U. And in case if Mr. A does not have any address details of Mr. U, then place of supply would be the place of or location of Mr. U, that is service supplier. This is what is written over here, right? Location of recipient where the address on record exists. So if Mr. A has got the address detail of Mr. U, then that address will be considered as place of supply. But in case of Mr. A does not have any address detail of Mr. U, then the place of supply will be the location of Mr. A himself only. That is service provider. I hope things are clear and there is no confusion as such. Okay, one more illustration. Okay. So the Times Group, being an event organizer located at New Delhi, organized Miss India 2017 beauty pageant in India in the following cities of for Miss Messrs. Femina Miss India, a registered person located in Mumbai. So the service supplier is टाइम्स ग्रुप. टाइम्स ग्रुप इज द सप्लायर जो कि दिल्ली में लोकेटेड है एंड रेसिपिएंट जो है वो है मेसर्स फेमिना जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है. हावेवर सर्विसेज जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे दी गई है. न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में सर्विस दी गई है, इतने दिनों के लिए दी गई है और इतनी फीस चार्ज करी गई है. फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ देयर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ईच इवेंट. ठीक है, अगर अलग अलग इवेंट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. पहले हम लोग इस वाले को आंसर करेंगे एंड देन सेकेंड वाले को आंसर करेंगे. तो पहले वाले को आंसर कर लेते हैं. आप लोगों को क्या लगता है जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है न्यू दिल्ली वाला, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ओके, आंसर करेक्ट है. अब यहाँ पर देखना है कि इवेंट कहाँ पे हुआ है. जिस जगह पर इवेंट हुआ होगा दैट प्लेस विल बी कंसिडर्ड एज अवर प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो फिर जहाँ पर इवेंट हुआ है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे. और अगर मैं टाइप ऑफ टैक्स को भी मेंशन करूँ तो वो भी लिख लेता हूँ यहाँ पे. जैसे मतलब उन्होंने नहीं पूछा, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो फर्स्ट वाले केस में जो है इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई.
एंड टाइप ऑफ टैक्स की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर भी दिल्ली का ही है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली ही है, तो CGST SGST लग जाएगा। ठीक है। सेकंड वाले केस में सिटी जो है वो चेन्नई है, इवेंट जो है वो चेन्नई में हुआ है, तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो चेन्नई हो जाएगा। एंड टाइप ऑफ टैक्स जो है वो IGST लगेगा, क्योंकि सर्विस सप्लायर दिल्ली में है, दो अलग अलग स्टेट हो गए। थर्ड वाले केस में मुंबई में इवेंट हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो मुंबई हो जाएगा। एंड टाइप ऑफ टैक्स अगेन IGST, क्योंकि मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग स्टेट्स है। तो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द रिस्पेक्टिव इवेंट इज हेल्ड, एंड accordingly we have given answers. अब हम लोग सेकेंड पार्ट को आंसर करते हैं। फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज लम्प सम अमाउंट ऑफ ₹48 लाख। मतलब अगर ऐसे देखने जाए तो टोटल अभी 50 करोड़ है सब मिला के, बट वो बोल रहे कि इंडिविजुअल छोड़ के अगर सारे कॉन्ट्रैक्ट को 48 करोड़ में अगर कर देना हो, ट्रीटेड एज वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो वेल इन दैट केस ऑल्सो इवेंट तो इन जगह पर ही होने वाली है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यही सेम ही रहने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हावेवर GST लाइबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ जाएगा क्योंकि अमाउंट में चेंजेस आया है, बट हमको यहाँ पे GST लाइबिलिटी तो कंप्यूट करने बोला नहीं है। हम लोग को यहाँ पर से प्लेस ऑफ सप्लाई पता करने बोला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, सो डन विद दिस इलस्ट्रेशन एज वेल। अब एक और प्रोविजन देख लेते हैं। यहाँ पे द प्रोविजन इज अबाउट प्लेस ऑफ सर्विसेज विद इन इंडिया। मतलब अगर इंडिया के अंदर अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपिएंट
जो है वो विद इन इंडिया ही है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिडेंट इज इन इंडिया, यानी कि दोनों ही इंडिया के हैं। तो उस केस में हम लोग को प्लेस ऑफ सर्विस कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका एक डिटेल्ड समरी बना दिया है, सारी सिचुएशन में कंसिडर कर लिए है। ठीक है, तो बड़ा चार्ट है, इसको करते हैं स्टार्ट।